Okay. So today we will cover these three topics: moral thinkers, public service values, and the last topic of probity. I don't think we will be able to cover all three. We might end up at the last one, second last one. So let's begin with moral thinkers. मॉरल थिंकर्स जो है वो कई सारे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, लाइक यूटिलिटेरियनिज्म, डिओन्टोलॉजी, एथिक्स, वो पहले लेक्चर में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था. सो व्हाट वी शैल बी डूइंग इज, जो बाकी के रह गए हैं उनके अलावा वो क्विकली कवर कर लेंगे. एंड आज का सब वो खत्म हो जाने के बाद भी कई सारे मॉरल थिंकर्स रह जाएंगे जो आपको करने हैं. लाइक देयर कैन नॉट बी एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल द मॉरल थिंकर्स. So we will try to cover as many as possible today. उसमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल एथिकल प्रिंसिपल्स कौन सा है मॉरल थिंकर का? देयर माइट बी मेनी, मोर देन वन. फॉर एग्जाम्पल, इन गांधीइज्म देर आर मोर देन वन प्रिंसिपल, नॉट जस्ट वन प्रिंसिपल. सो दैट प्रिंसिपल, रिलीवेंट कोट्स अगर याद रख सको तो, जैसे गांधी जी का कोट है, नेचर हैज इनफ टू सेटिस्फाई अवर नीड्स बट नॉट ग्रीड. सो ऐसे रिलीवेंट कोट जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं वो. फिर उनका कंट्रीब्यूशन कौन सी तरफ है, वैल्यू की साइड है या इंस्टीट्यूशन की साइड है? फॉर एग्जाम्पल, कौटिल्य का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट फॉर द वैल्यू साइड, इंस्टीट्यूशन की साइड. एक किंग को क्या करना चाहिए, एक सेनापति को क्या करना चाहिए, ये सब ड्यूटीज होती है. तो इट्स मोर अबाउट इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, देन अबाउट वैल्यूज. कन्फ्यूशियनिज्म, इट्स ऑल अबाउट वैल्यूज. सो ऐसे हम फ्रेम में देख सकते हैं. कंटेम्पररी इश्यूज के साथ रिलीवेंस कौन सा है, ठीक है. एंड क्रिटिसिज्म, अगर रिलीवेंट हो तो सभी जगह पे क्रिटिसाइज नहीं करना है. सो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कोई मॉरल फिलोसोफर को प्रिपेयर करते वक्त. सो वी विल कवर लाइक वेस्टर्न मॉरल थिंकर्स एंड इंडियन मॉरल थिंकर्स. सो सोक्रेटिस, प्लाटो, एरिस्टोटल, एंशिएंट ग्रीक थिंकर्स. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. इन तीनों में जो कॉमन चीज है दैट इज वर्च्यू एथिक्स, राइट. वर्च्यू एथिक्स जो है ये इन लोगों की फिलोसॉफी से बाहर आता है. सो एथिक्स लाइक टेम्परेंस, जस्टिस, ये सब वैल्यूज जो है वो यहाँ से बाहर आती है. नाउ कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, सोक्रेटिस के बारे में क्या कल्चरली सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग क्या है कि मोरल हीरोइज्म, ही डाइड फॉर हिज प्रिंसिपल्स. हुआ क्या कि कंटेम्पररी ग्रीक सोसाइटी जो थी वहां पे एक फिलोसॉफिकल स्कूल चल रही थी. दे आर नोन एज सोफिस्ट. सोफिस्ट क्या करते थे कि दे प्रमोटेड ए करप्ट सोसाइटी जिसमें डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, वैल्यूज सिर्फ नाम की है, इनफैक्ट वैल्यू है ही नहीं, माइट इज राइट ऐसा कॉन्सेप्ट है. सो वो मोरल करप्शन पूरा सोसाइटी में था. तो अगेंस्ट सोफिज्म ही प्रीचेड हिज ओन डॉक्ट्रिन्स दैट वाज अबाउट मोरल वर्च्यूज एंड द आइडिया ऑफ गुड. तो ये सब सोक्रेटिस ने स्प्रेड किया था. सो ऑब्वियसली ही फेल आउट ऑफ द फेवर विद द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया and then he was sentenced to death. So he was given a chance to defend himself, but he didn't defend. Then when he was sent to jail, he was given a chance to escape this prison, but he didn't do it. So उसको वो फेमस स्टोरी हेमलॉक दिया गया, इट्स अ काइंड ऑफ पॉइजन, वो दिया गया था. he drank it and he died. So moral heroism, moral courage or courage of conviction, all these aspects are what is relevant from his life. सेकंड इज प्लाटो और सोक्रेटिस में जो कॉमन है, मेथड ऑफ डायलेक्टिक कहते हैं उसे. मेथड ऑफ डायलेक्टिक में क्या होता है कि नॉलेज कैसे बाहर आता है. एक रास्ता ये है कि बाबा लोग की तरह एक जो गुरु है वो
सभी शिष्यों को सरमन दे, एक लंबी चौड़ी स्पीच सुनाए उनको कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. दैट इज वन वे. What the method that Socrates and Plato adopted is different. उसे डायलेक्टिक कहते हैं. डायलेक्टिक में क्या होता है कि इट्स लाइक ए कन्वर्सेशन, क्वेश्चन और आंसर से सेशन बनता है और वहां से नॉलेज बाहर आता है. सो आइडिया इज मिडवाइफरी मेथड भी उसे कहते हैं. मिडवाइफरी मेथड क्या होता है कि बच्चा माँ के अंदर ही होता है, वो बाहर से नहीं आता. इट्स जस्ट उसको बाहर आना पड़ता है. सो दैट्स अबाउट नॉलेज. नॉलेज आपके अंदर ही होता है, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर इट. सो दैट वाज द पर्पस ऑफ डायलेक्टिक. हमारे अंदर जो नॉलेज है वो बाहर आया. सो एक ये इनेट नॉलेज जैसा जो कॉन्सेप्ट है उसका एक ऑब्वियस फायदा ये है कि यू कंसीडर ऑल पीपल इक्वल. सोक्रेटिस ने एक एग्जांपल में ऐसा किया था कि एक स्लेव को बुलाया. ही वांटेड टू प्रूव कि नॉलेज इंटरनल होता है, इनेट होता है, हमें सिर्फ ढूंढना होता है. सो ही कॉल्ड अप ए स्लेव और डायलेक्टिक मेथड से उसके पास से एक मैथमेटिक्स का थियरम प्रूव करवाया. सो दैट्स व्हाट dialectic method means कि knowledge is inside you and you can search your knowledge. So every one of us is capable of knowledge. So कोई एक elite class का proprietary नहीं है knowledge पे. दूसरा एक ये है कि dialectic method is a mature method to elicit knowledge. It's especially really once अगर हम wild comparison करें, it's somewhat appropriate, not completely wild. वहाँ पे जो environment था वो सोफिस्ट एनवायरमेंट था. सोफिस्ट एनवायरमेंट मीन्स टोटल डिग्रेडेशन ऑफ पब्लिक डिबेट. डिग्रेडेशन कैसे होता है, वहां पे एक रिटोरिक करके एक स्पेशल ब्रांच थी, उसमें सिखाया ही वही जाता है कि आप ऐसी स्पीच कैसे बनाए जैसे मैक्सिमम इमोशनल इम्पैक्ट हो लोगों पे. प्रोपागेंडा होता है, फिर लोगों के इमोशंस को एक्साइट किया जाता है, ना कि मोरल रीजनिंग को. सो इमोटिव स्पीचेस जो हम एटीट्यूड में एबीसी देखा था उसमें उन लोगों का टारगेट ही वही होता है कि अफेक्टिव टारगेट को, अफेक्टिव कंपोनेंट को टारगेट करें, ना कि कॉग्निटिव कंपोनेंट को. सो दैट्स हाउ दे बिकम फेमस. कोई सिस्टमेटिक डिस्कोर्स नहीं था. जो डिस्कोर्स था वहां भी सिर्फ सेंसिटिविज्म था. तो ग्रीक डायलॉग का जो कल्चर था वो डिग्रेड हो गया था. दिस इज रिलीवेंट टू अस. हमारा डायलॉग डिस्कोर्स भी लाइक फेसबुक एंड ट्विटर डिसाइड्स व्हाट इज रिलीवेंट एंड व्हाट इज नॉट रिलीवेंट. वी हार्डली डिस्कस इश्यू ऑफ हेल्थ एंड क्रूशियल बिल्स आर नेवर डिस्कस्ड, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंड, लाइक किसने किसके साथ फोटो खिंचवाई, और वो सब चीजें ज्यादा मैटर करती है. इसके ऊपर प्राइम टाइम न्यूज बन जाता है, लेकिन सब्सटेंशियल इश्यूज जो है वो कभी हाईलाइट नहीं होते. सो एक्चुअली दैट दिस कल्चर वाज इन ग्रीक एंड दैट precipitated decline of democracy. Socrates and Plato were ardently against democracy, क्योंकि वहां पे जो डेमोक्रेसी का फॉर्म था वो इस तरह का था कि लोगों को कुछ पता नहीं चलता था, लोगों को इग्नोरेंस में रखा जाता था और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह सब होता था. सो दैट्स द रिलीवेंस. द क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायलेक्टिक इज अ वेरी एफिशिएंट मेथड टू हैव ए मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. Then Plato. Plato is again he was a disciple of Socrates. उसके प्रिंसिपल्स को ही उसने आगे ले जाके प्रोपोगेट किया. सो उसमें से भी एक सेम चीज बाहर आती है कि he was even more critical of democracy, क्योंकि उसके गुरु को फांसी पे चढ़ा दिया गया था डेमोक्रेसी की वजह से. सो what that means is कि भाई क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. अदरवाइज वो पूरी इंस्टीट्यूशन मेलाइन हो जाएगी, लोगों का उस पर विश्वास उठ जाएगा. अगर डेमोक्रेसी में करप्शन रहता है, डेमोक्रेसी में क्रिमिनलाइजेशन रहता है, लोगों की बातें नहीं परकोलेट होके लीडर तक पहुंचती, तो इफेक्टिव लीडरशिप नहीं रहेगी और ग्रेजुअली होगा ऐसा कि लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा सिस्टम में से. तो एग्जैक्टली वही चीज ग्रीक टाइम में हुई थी कि इट वॉज नॉट डेमोक्रेसी, इट वॉज मोबोक्रेसी. किसी के फंडामेंटल राइट्स नहीं थे. जस्टिस भी एक ओपन एम्फी थिएटर में होता है कि लोग जो कहते हैं उसको सजा मिलती है, लोग अगर मान जाते तो सजा नहीं मिलती. ऐसे जस्टिस स्पेन होता था. सो दैट्स प्लाटो इज लाइक ए वार्निंग साइन टू आवर डेमोक्रेसी कि देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच यू शुडंट स्ट्रेच इट. एरिस्टोटल
एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन ये है कि उसका जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट था वो दो तरह का था. लाइक ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ जस्टिस. वन इज फॉर्मल जस्टिस, अनदर इज सब्सटेंटिव जस्टिस. फॉर्मल जस्टिस जो होता है दैट रन्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिथमेटिक इक्वालिटी और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6. डिस्टेंस जो होता है, डी जो होता है, दैट इज फिक्स 1. अगर इवन नंबर है तो डिस्टेंस इज 2. सो रूल्स सभी के लिए सेम है, आउटकम भी सभी के लिए सेम है. ये जस्टिस कहाँ पे अप्लाई होता है, लीगल जस्टिस में. लॉस आर सेम फॉर एवरीवन, रेगुलेशंस आर सेम फॉर एवरीवन, देयर इज नो डिफरेंस. अगर कोई अमीर बंदा क्राइम करता है, ही विल गेट द सेम पनिशमेंट. अगर कोई गरीब बंदा करता है तो ही विल ऑल्सो गेट द सेम पनिशमेंट. सो द प्रिंसिपल इज ऑफ एरिथमेटिक इक्वालिटी. वो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं. ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश. सेकंड इज सब्सटेंटिव जस्टिस. उसमें क्या होता है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि रूल सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल स्क्वेयर और मल्टीप्लाइड इंटू 2 वट एवर. सो उसमें रूल सेम होता है लेकिन आउटकम अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. उसमें क्या होता है कि अगर इफ one person is better placed to take advantage of equality of opportunity, then he will get a better chance. And अगर एक बंदा डिसएडवांटेज पे है, अदरवाइज उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है, तो ही माइट नॉट गेट एनी एडवांटेज एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो दैट्स अबाउट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने डिस्ट्रीब्यूटिव और लीगल जस्टिस के बीच में डिफरेंशिएट किया. सब्सटेंटिव जस्टिस इज स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर अस, ऑल्दो उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है हमने. अब एरिस्टोटल की तरह हम नहीं मान रहे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए. वी आर मोर लाइक आउटकम भी इक्वल होने चाहिए, नॉट ओनली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और समथिंग. सो थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव दैट आइडिया. Just a minute. So that was about Aristotle. दूसरी एक चीज है, उसने टेलियोलॉजी भी दी. लाइक टेलियोलॉजी का उसके टाइम में रिलीवेंस ये है कि इट वॉज ए रेडिकल प्रिंसिपल. टेलियोलॉजी मीन्स योर एक्शंस आर गियर्ड टवर्ड्स एन एंड. एक एंड होता है, उसके रिलेशन में आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है. सो उस समय में स्क्रिप्चर की ऑथोरिटी थी, ऑर्थोडॉक्सी थी, तो वहां पे टेलियोलॉजी इटसेल्फ वाज वेरी रेडिकल. सो टेलियोलॉजी इज स्टिल इम्पोर्टेंट इन अवर डिसीजन मेकिंग. ही वाज लिबरलिज्म का ब्रेन चाइल्ड भी उसे ही कहते हैं, क्योंकि इन सब्सटेंटिव जस्टिस ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विच ultimately translates into equality of opportunity, which is a liberal cornerstone of political philosophy or economic philosophy.